नमस्कार दोस्तों, आरके स्टडी 94 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, मनोविज्ञान के अंतर्गत हम अभिप्रेरणा का अध्ययन कर रहे थे और अभिप्रेरणा के पिछले वीडियो में हमने अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करने वाले अभिप्रेरणा द्वंद्व या कुंठा, मोटिवेशन, फ्रस्ट्रेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं अभिप्रेरणा कुंठा या द्वंद्व की जो अवधारणा है इसके बारे में, कि अभिप्रेरणा कुंठा या द्वंद्व है, इसकी जो अवधारणा है, ये अवधारणा सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत की थी? तो अभिप्रेरणा कुंठा या द्वंद्व है, इसकी जो अवधारणा है ये कुर्ट लेविन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। किसके द्वारा प्रस्तुत की गई है? कुर्ट लेविन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। अभिप्रेरणा कुंठा या फिर द्वंद्व की जो अवधारणा है, ये अवधारणा किसके द्वारा? ये अवधारणा कुर्ट लेविन के द्वारा प्रस्तुत की गई है। सबसे पहले हमें अभिप्रेरणा कुंठा या फिर द्वंद्व की परिभाषा की बात करते हैं कि अभिप्रेरणा कुंठा या द्वंद्व कब स्थिति आती है व्यक्ति के जीवन काल में, एक बालक के जीवन काल में कब एक ऐसी स्थिति आती है जब वो कुंठा या फिर द्वंद्व का शिकार हो जाता है। तो एक व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है, कार्य करने के लिए सबसे पहले प्रेरणा जागृत होती है और प्रेरणा प्रदान करने वाले जो कारक होते हैं उनको अभिप्रेरक कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरक कहते हैं। व्यक्ति अभिप्रेरकों के माध्यम से सबसे पहले अभिप्रेरित होता है। सबसे पहले क्या होता है? अभिप्रेरित होता है। व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है, कार्य को करने के लिए सबसे पहले अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरित होने के बाद में वो कार्य करने लगता है या फिर वो क्रिया करने लगता है, लक्ष्य के प्रति कार्य करने लगता है या फिर वो क्रिया करने लगता है। यदि बालक अपने लक्ष्य के प्रति क्रिया करता है तो क्रिया करता है, क्रिया करने के बाद में उसको सफलता मिलनी चाहिए। क्या मिलनी चाहिए? सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन अभिप्रेरणा कुंठा या द्वंद्व के अंतर्गत व्यक्ति सबसे पहले अभिप्रेरित होता है, अभिप्रेरित होने के बाद में किसी भी प्रकार का कार्य या फिर वो क्रिया को करता है और क्रिया को करने के बाद में उसको सफलता की जगह क्या मिलती है? सफलता की जगह उस बालक को असफलता मिलती है। सफलता की जगह क्या मिलती है? उस बालक को असफलता मिलती है। असफलता मिलती है तब उस बालक के मस्तिष्क में, कहां पर? तब उस बालक के मस्तिष्क में किसका जन्म होता है? बालक के मस्तिष्क में कुंठा और कुंठा के साथ में द्वंद्व या संघर्ष का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? कुंठा, द्वंद्व या संघर्ष का जन्म होता है। एक बार फिर से बात करते हैं कि अभिप्रेरणा कुंठा या द्वंद्व, इसकी जो अवधारणा है, इसकी अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो कुर्ट लेविन के द्वारा अभिप्रेरणा कुंठा या फिर द्वंद्व की जो अवधारणा है उस अवधारणा को प्रस्तुत किया गया। अभिप्रेरणा कुंठा या द्वंद्व के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है और कार्य करने के लिए सबसे पहले वो प्रेरित होता है, नहीं अभिप्रेरित होता है। अभिप्रेरित होकर वो कार्य करता है या फिर कोई क्रिया करता है और क्रिया करता है तो व्यक्ति को क्या मिलनी चाहिए? हमेशा सफलता मिलनी चाहिए। लेकिन सफलता नहीं मिलकर असफलता मिलती है तो असफलता व्यक्ति के मस्तिष्क में कुंठा और द्वंद्व या फिर संघर्ष को क्या करती है? जन्म देती है। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं थोड़ा सा इस कुंठा के बारे में कि कुंठा क्या होती है। ठीक है, कुंठा और द्वंद्व की बात करते हैं जब समायोजन पढ़ेंगे, समायोजन में हम इनका विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। यहाँ पर अभिप्रेरणा के अंतर्गत इनका क्या महत्व है बस हम इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि कुंठा और द्वंद्व को अभिप्रेरणा की समायोजन की समस्या भी मानी गई है, तो समायोजन की समस्या के अंतर्गत इन दोनों का विस्तार से अध्ययन भी करेंगे। सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं कुंठा की। कुंठा क्या होती है? कोई भी एक व्यक्ति होता है और व्यक्ति जब क्रिया करता है तो क्रिया करता है उसके सामने उसका लक्ष्य अवश्य होता है, यानी व्यक्ति सर्वप्रथम अपने लक्ष्य का क्या करता है? निर्धारित करता है। क्या करता है? लक्ष्य का निर्धारण करता है कि व्यक्ति पूर्व अपेक्षित यानी पूर्व में जो उसने लक्ष्य निर्धारित किया है, पूर्व अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता है? पूर्व अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है या फिर जो अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले अभिप्रेरक है
ये अभिप्रेरक अवरुद्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं। क्या करते हैं? रुक जाते हैं। कि व्यक्ति के मस्तिष्क में कुंठा का जन्म किस समय होता है? एक व्यक्ति जब कार्य करता है, क्रिया करता है, तो उसका लक्ष्य उस व्यक्ति के सामने होता है, पूर्व में पहले उसका लक्ष्य व्यक्ति के सामने होता है, तभी उस लक्ष्य के प्रति वो अनुक्रिया करता है। व्यक्ति के सामने किसी भी प्रकार का कोई लक्ष्य नहीं होता है तो व्यक्ति क्रिया करता ही नहीं है। जो वर्तमान समय में हम लॉकडाउन की स्थिति चल रही है उसमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो पूर्व अपेक्षित लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, या फिर अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले जितने भी अभिप्रेरक होते हैं वो अभिप्रेरक प्रेरणा प्रदान करना बंद कर देते हैं। क्या कर देते हैं? प्रेरणा प्रदान करना बंद कर देते हैं, अभिप्रेरक अवरुद्ध हो जाते हैं। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में कुंठा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? कुंठा का जन्म होता है। और जब कुंठा का जन्म होता है तो ये कुंठा क्या करती है? ये कुंठा व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक क्रियाएं उत्पन्न करती है। व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक क्रियाएं, व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक क्रियाएं उत्पन्न करती है। ठीक है, व्यक्ति का लक्ष्य उसके सामने होता है और लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है, अभिप्रेरक अवरुद्ध हो जाते हैं, तो व्यक्ति के मस्तिष्क में कुंठा का जन्म होता है। और जब कुंठा उत्पन्न होती है तो ये कुंठा किसको उत्पन्न करती है? ये कुंठा व्यक्ति के व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक जो क्रियाएं होती है उन व्यवहारात्मक और संवेगात्मक क्रियाओं को क्या करती है? उत्पन्न करती है। जैसे क्रियाओं की बात करें तो आक्रामक व्यवहार, कैसा व्यवहार? आक्रामक व्यवहार। आक्रामक व्यवहार के साथ में स्तरण, यानी व्यक्ति एक ही जगह स्तर बैठा रहता है, या फिर पलायन, पलायन एवं परिहार, पलायन एवं परिहार। और पलायन परिहार के अलावा रोना है, रोना और चिल्लाना, रोना और ये चिल्लाना, ये सभी प्रकार की क्रियाएं किसके कारण उत्पन्न होती है? ये इस कुंठा के कारण उत्पन्न होती है। एक बार फिर से बात करते हैं, कुंठा क्या होती है? कि व्यक्ति का लक्ष्य उसके सामने होता है, पूर्व अपेक्षित जो लक्ष्य होता है, जो लक्ष्य बालक ने निर्धारण किया है, उस लक्ष्य को व्यक्ति या बालक प्राप्त नहीं कर पाता है, या फिर अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले जितने भी अभिप्रेरक होते हैं वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं? वो सारे अभिप्रेरक एकदम से अवरुद्ध हो जाते हैं। तब व्यक्ति के मस्तिष्क में किसका जन्म होता है? इस कुंठा का जन्म होता है। किसका जन्म होता है? कुंठा का जन्म होता है। और ये कुंठा क्या करती है? व्यक्ति के मस्तिष्क में व्यवहारात्मक संवेगात्मक जितने भी प्रकार की क्रियाएं होती है व्यक्ति की, उनको उत्पन्न करते हैं। जैसे आक्रामक व्यवहार है, व्यक्ति एक ऐसा बालक है जो रिट की तैयारी कर रहा है, एक ऐसा बालक है जो पटवारी बनना चाहता है तो वो पटवार की तैयारी कर रहा है। कोई व्यक्ति फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो कोई सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये उन सारे बालकों का लक्ष्य। एक बालक लक्ष्य, रिट लक्ष्य और रिट की एग्जाम पास नहीं कर पाता, पटवार की एग्जाम पास नहीं कर पाता है, और फिर फर्स्ट ग्रेड की एग्जाम भी पास नहीं कर पाता है। जो उसने लक्ष्य का निर्धारण किया था उस लक्ष्य को वो प्राप्त नहीं कर पाता है, क्योंकि अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले जितने भी अभिप्रेरक थे वो सारे के सारे क्या हो गए? अवरुद्ध हो गए। अवरुद्ध क्यों हुए? कि व्यक्ति के मस्तिष्क में किसका जन्म हो गया? कुंठा का जन्म हो गया। और कुंठा का जन्म होते व्यक्ति का व्यवहार और संवेगात्मक जो क्रियाएं होती है वो उत्पन्न होने लगती है। जब रिट में असफल होता है तो असफल होने के बाद में या तो वो दुखी होता है, जब दुखी नहीं होता है तो उसको क्या आता है? क्रोध आता है। क्रोध आता है और क्रोध आने के बाद में उसे पूछ लेता है कोई भी व्यक्ति कि यार रिट की एग्जाम दी थी, उसका रिजल्ट भी आ गया, तेरा सिलेक्शन हुआ कि नहीं हुआ? तब वो कहता है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। या तो वो दुखी होता है, या फिर वो आक्रामक व्यवहार करता है, या फिर असफल होने के बाद में उसके जीवन काल में एक स्तर सा आ जाता है, यानी वो एकदम डिप्रेशन में चला जाता है, या फिर उस रास्ते को त्याग देता है। क्या करता है? परिहार या पलायन कर देता है, उस रास्ते को त्याग देता है, अन्य कोई कार्य करने लग जाता है, या फिर संतुष्टि के लिए वो रोता है और चिल्लाता है। तो कुंठा क्या करती है? व्यक्ति के व्यवहारात्मक एवं संवेगात्मक क्रियाएं उत्पन्न करती है। कुंठा के अंतर्गत जो व्यवहार आक्रामक व्यवहार उत्पन्न होता है इसको कुंठा आक्रामकता कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? कुंठा आक्रामकता। कुंठा आक्रामकता कहते हैं। क्या कहते हैं? कुंठा आक्रामकता। फ्रस्ट्रेशन
एग्रेशन। कुंठा आक्रामकता की जो अवधारणा है, कुंठा आक्रामकता की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को सर्वप्रथम मिलर एवं डोलार्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? कुंठा आक्रामकता की जो अवधारणा है, इस अवधारणा को सर्वप्रथम मिलर और मिलर के अलावा जो डोलार्ड था, इस डोलार्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। कुंठा आक्रामकता है, इस कुंठा आक्रामकता की जो अवधारणा, किसकी? कुंठा आक्रामकता, कुंठा आक्रामकता की जो अवधारणा, कुंठा आक्रामकता की अवधारणा मिलर एवं डोलार्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई। किसके द्वारा? मिलर एवं डोलार्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई। और इन्होंने कुंठा आक्रामकता को प्रस्तुत करके कहा कि व्यक्ति का जो आक्रामक व्यवहार है, इन दोनों ने निष्कर्ष निकाला। कुंठा आक्रामकता का क्या निकाला? निष्कर्ष निकाला कि आक्रामक व्यवहार या फिर व्यक्ति की जो आक्रामक क्रिया है, ये आक्रामक क्रिया लक्ष्य के मार्ग में, लक्ष्य के मार्ग में आने वाले, लक्ष्य के मार्ग में आने वाले कारक के प्रति निर्दिष्टित होती है, निर्दिष्टित होती है। कि कुंठा आक्रामकता की जो अवधारणा है, ये सबसे पहले किसके द्वारा प्रस्तुत की गई? ये सबसे पहले मिलर और मिलर के अलावा डोलार्ड है, मिलर एवं डोलार्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई। और इन्होंने कुंठा आक्रामक पर प्रयोग किया और प्रयोग करके निष्कर्ष निकाला कि आक्रामक क्रिया है, एक बालक का जो आक्रामक व्यवहार है, ये आक्रामक क्रिया है, ये लक्ष्य में आने वाले जो कारक होता है, लक्ष्य के मार्ग में आने वाले कारक के प्रति निर्दिष्टित होती है। कैसे होती है? एक उदाहरण की बात करते हैं। जैसे एक बालक संगीतज्ञ बनना चाहता है। क्या बनना चाहता है? एक बालक संगीत का बहुत बड़ा विद्वान बनना चाहता है, एक संगीतज्ञ बनना चाहता है। लेकिन संगीतज्ञ बनना वो बालक चाहता है, उस बालक के माता पिता नहीं चाहते कि वो बालक संगीतज्ञ बने। तो एक बालक संगीतज्ञ बनना चाहता है, लेकिन उस बालक के जो माता पिता है, उस बालक के माता पिता उस बालक को प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। किसकी शिक्षा? प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। देखो कुंठा कैसे उत्पन्न होती है, आसानी के साथ में समझ में आ जाएगा, एकदम सिंपल तरीके से समझते हैं कि एक बालक संगीतज्ञ बनना चाहता है, आक्रामक व्यवहार वो कैसे करने लगता है। एक बालक संगीतज्ञ बनना चाहता है, लेकिन उस बालक के माता पिता है वो ये नहीं चाहते कि उसका बालक संगीतज्ञ बने, वो अपने बालक को प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते हैं। जब उस बालक को प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करवाना चाहते हैं, तो प्रबंधन के प्रति उस बालक का जो प्रदर्शन है, जिसको मनोवैज्ञानिक भाषा में निष्पादन कहते हैं, उस बालक का जो प्रदर्शन है वो एकदम से अच्छा नहीं होता है और प्रदर्शन खराब होता है। खराब प्रदर्शन के बारे में उस बालक से पूछा जाता है, तब वो आक्रामक व्यवहार करता है। क्या करता है? तब वो आक्रामक व्यवहार करता है। ठीक है।
तो कुंठा आक्रामकता की अवधारणा सबसे पहले मिलर एवं डोलार्ड के द्वारा प्रस्तुत की गई थी। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि आक्रामक क्रिया व्यक्ति का जो आक्रामक व्यवहार है ये लक्ष्य के मार्ग में आने वाले कारक के प्रति निर्दिष्ट होती है। जो भी कारक है उसके बीच में आता है, ये आक्रामक व्यवहार उसी के प्रति प्रकट होने लगता है। एक बालक संगीतज्ञ बनना चाहता है लेकिन उसके माता पिता उसको प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं। जब प्रबंधन की शिक्षा ग्रहण करवा रहे हैं तो उस बालक का प्रदर्शन है, उस प्रबंधन के प्रति उस बालक का जो प्रदर्शन है वो अच्छा नहीं होता है, खराब प्रदर्शन होता है। और खराब प्रदर्शन के बारे में उस बालक से पूछा जाता है कि प्रबंधन की शिक्षा अच्छी तरह से ग्रहण क्यों नहीं कर पा रहे हो, प्रबंधन के बारे में आपको जानकारी क्यों नहीं है, या फिर कौन कौन सी जानकारी, इस प्रकार का उस बालक से प्रश्न किया जाता है। तो प्रश्न करने के तुरंत बाद में उस बालक का व्यवहार उस व्यक्ति के प्रति, वो व्यक्ति अब कारक हो गया और उस व्यक्ति के प्रति कैसा हो जाता है, आक्रामक हो जाता है। सबसे पहले एक डायग्राम के माध्यम से कुंठा एवं द्वंद्व को समझने की कोशिश करते हैं कि व्यक्ति किसी भी प्रकार का कार्य करता है या अभिप्रेरणा जब व्यक्ति के जीवन काल में अभिप्रेरणा प्रदान होती है, प्राप्त होती है, तो उसके लिए सबसे पहली जो स्थिति होती है वो किसकी होती है, आवश्यकता को होती है। किसकी होती है, आवश्यकता की होती है कि हमें नौकरी की आवश्यकता है तो हम तैयारी करेंगे, हमें नौकरी की आवश्यकता है ही नहीं तो हम तैयारी कभी भी नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात हम पहले अभिप्रेरणा चक्कर में पढ़ भी चुके हैं। तो सबसे पहले ये अभिप्रेरणा किसको जन्म देती है, ये आवश्यकता को। किसको जन्म देती है, ये सबसे पहले आवश्यकता को जन्म देती है। आवश्यकता, प्रत्येक आवश्यकता से जुड़ा हुआ एक अंतर्नोद होता है, ड्राइव होता है, जिसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था। क्या होता है, अंतर्नोद यानी चालक होता है। ये क्या करता है कि आवश्यकता किसको जन्म देती है, अंतर्नोद को जन्म देती है। ठीक है, और अंतर्नोद के कारण एक व्यक्ति के मन में या व्यक्ति के मस्तिष्क में उद्वेलन की स्थिति, उद्वेलन कहते हैं तनाव को, तनाव उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, तनाव उत्पन्न होता है। और ये तनाव क्या करता है, व्यक्ति को लक्ष्य की ओर व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है। ये व्यक्ति को लक्षित व्यवहार करने लगता है। तनाव उत्पन्न होने के बाद में व्यक्ति क्या करता है, ये लक्ष्य के प्रति व्यवहार करने लगता है, लक्ष्य के प्रति क्रिया करने लगता है। जब लक्ष्य के प्रति क्रिया करने लगता है तो लक्ष्य के प्रति क्रिया करने के बाद में परिणाम हमेशा सकारात्मक ही आना चाहिए। लक्ष्य से व्यवहार करने के बाद में उस बालक को सफलता मिलने की बजाय यहाँ पर क्या प्राप्त होती है, असफलता प्राप्त होती है। सफलता मिलने की बजाय क्या होती है, असफलता प्राप्त होती है। और जब बालक को असफलता प्राप्त होती है तो असफलता प्राप्त होने के बाद में वो क्या करता है, या तो उस जो कार्य करा उस कार्य को त्याग देता है, या फिर किस आधार पर उस कार्य को करे उसके लिए मार्ग अपना लेता है, दूसरा मार्ग अपना लेता है। तो असफल होने के बाद में वो वैकल्पिक मार्ग चुनता है। क्या करता है, वैकल्पिक मार्ग चुनता है, वैकल्पिक मार्ग चुनता है। जैसे मार्ग 1, 2, 3 अभिप्रेरित मार्ग यानी अभिप्रेरणा प्रदान करने वाले वो अलग अलग मार्ग, ये वैकल्पिक मार्ग हो गया। और वो वैकल्पिक मार्ग का क्या करता है, चुनाव करता है। जब व्यक्ति के सामने दो समान स्थितियां, अब यहाँ तो एक से अधिक मार्ग एक साथ आगे, क्या आगे, एक से अधिक मार्ग एक साथ आगे। जब व्यक्ति के सामने एक से अधिक स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है और उनमें से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, तब व्यक्ति के मस्तिष्क में द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है, द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न होता है। और ये द्वंद्व या संघर्ष उत्पन्न होता है तो व्यक्ति निर्णय नहीं ले पाता है, नहीं ले पाता है, तब वह किसका शिकार होता है, तब वह कुंठा का शिकार होता है। और इस कुंठा का शिकार होता है तब वो किस प्रकार का व्यवहार करता है, आक्रामक, तब वो आक्रामक व्यवहार करता है। तो इस पूरी प्रोसेस के अंतर्गत, इस डायग्राम के अंतर्गत हमें ये समझ में है कि व्यक्ति आक्रामक व्यवहार किस प्रकार की स्थिति में करता है। तो व्यक्ति के मस्तिष्क में जब कुंठा उत्पन्न होती है तो कुंठा किसको जन्म देती है, आक्रामक व्यवहार को जन्म देती है। ये जो डायग्राम है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया, ये मिलर एवं डोलार्ड के द्वारा प्रस्तुत किया गया। एक बार फिर से समझते हैं कि आक्रामक व्यवहार के अंतर्गत सबसे पहले आवश्यकता होती है। आवश्यकता यानी ये व्यक्ति का लक्ष्य होता है।
लक्ष्य अंतर्नोद क्या करता है, लक्ष्य की ओर व्यक्ति को लेकर जाता है। लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण होता है तनाव उतना ही अधिक होता है। लक्ष्य जितना महत्वपूर्ण होता है तनाव उतना ही अधिक होता है। तनाव क्या करता है, लक्षित व्यवहार करने के लिए अग्रसर करता है, लक्ष्य की ओर क्रिया करवाने लगता है। व्यक्ति लक्ष्य की ओर क्रिया करता है, लेकिन क्रिया करने के बाद में सफलता की जगह उसको क्या मिलती है, केवल असफलता मिलती है। असफलता मिलती है तो वो वैकल्पिक मार्ग चुनता है। व्यक्ति के सामने एक से अधिक मार्ग एक साथ उपस्थित हो जाते हैं और उन मार्गों में से किसी एक का चयन करना होता है, तब उसके मस्तिष्क में द्वंद्व उत्पन्न होता है। द्वंद्व किसको जन्म देता है, कुंठा को जन्म देता है। और ये कुंठा क्या करती है, व्यक्ति को आक्रामक व्यवहार करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, अब हम अध्ययन करते हैं द्वंद्व, अभिप्रेरणा द्वंद्व। एनसीईआरटी की जो पुस्तक है, एनसीईआरटी साइकोलॉजी क्लास 11, ये पुस्तक है, ये 3 प्रकार के द्वंद्व का उल्लेख करती है कि द्वंद्व 3 प्रकार का माना जाता है। एनसीईआरटी जो 11वीं की पुस्तक है, इस पुस्तक के अनुसार अभिप्रेरणा द्वंद्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है उपागम द्वंद्व। उपागम द्वंद्व, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट, कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, एनसीईआरटी 11 साइकोलॉजी की बुक है। ये बुक इस बात को स्वीकार करती है कि अभिप्रेरणा जो द्वंद्व होते हैं वो मुख्य रूप से कितने प्रकार के माने जाते हैं, ये मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है उपागम द्वंद्व, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। उपागम द्वंद्व के अंतर्गत क्या होता है कि जब व्यक्ति के सामने दो सकारात्मक शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है। क्या उत्पन्न हो जाती है, 2 सकारात्मक यानी 2 पॉजिटिव जो पावर है, जो पॉजिटिव शक्तियां, सकारात्मक शक्तियां, वो एक साथ उत्पन्न हो जाती है। और एक साथ उत्पन्न होने के बाद चयन किसी एक का करना हो, चयन किसी एक का करना हो, चयन किसी एक का करना हो, तो बालक के मस्तिष्क में उपागम द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। ये अभिप्रेरणा द्वंद्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है उपागम द्वंद्व, अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट। उपागम द्वंद्व के अंतर्गत क्या होता है कि व्यक्ति के जीवन में, व्यक्ति के सामने 2 सकारात्मक जो शक्तियां होती है वो एक साथ उत्पन्न हो जाती है और दोनों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, जैसे ये एक व्यक्ति है, ये व्यक्ति, और इस व्यक्ति के सामने 2 पॉजिटिव शक्तियां एक साथ उत्पन्न हो गई। क्या हो गई, 2 पॉजिटिव जो शक्तियां ये एक साथ उत्पन्न हो गई। इन दोनों में से किसी एक का चयन करना है। क्या करना है, एक का चयन करना है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझते, जैसे एक व्यक्ति का 2 समान रैंक की, 2 समान रैंक की नौकरियों में सिलेक्शन होना, 2 समान रैंक की नौकरियों में क्या होना, सिलेक्शन होना। एक व्यक्ति का 2 समान रैंक के नौकरियों में सिलेक्शन होना। एक व्यक्ति के सामने 2 सकारात्मक शक्तियां उत्पन्न हो गई कि एक व्यक्ति का 2nd ग्रेड टीचर में भी सिलेक्शन हो गया
और इसके साथ में सेकंड ग्रेड क्लर्क में भी सिलेक्शन हो गया। दोनों सकारात्मक स्थिति है और दोनों में से वो किसी एक का चुनाव करता है। क्या करता है? दोनों में से किसी एक का चुनाव करता है। तो दोनों में से किसी एक का चुनाव करते समय उसके सामने उपागम जो द्वंद्व है वो उसके मस्तिष्क में शुरू हो जाता है। ठीक है, तो उपागम अभिप्रेरणा जो द्वंद्व है मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं, जिसमें पहला है उपागम द्वंद्व है। अप्रोच कॉन्फ्लिक्ट है। कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति के सामने दो सकारात्मक शक्तियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है, एक का चयन करना पड़ता है, तो बालक के मस्तिष्क में उपागम द्वंद्व उत्पन्न होता है। ये दो शक्तियां एक साथ उत्पन्न होगी कि एक व्यक्ति का दो समान रैंक की नौकरियों में एक साथ सिलेक्शन हो जाना। सेकंड ग्रेड टीचर में भी सिलेक्शन हो जाता है और साथ में सेकंड ग्रेड क्लर्क की एग्जाम में भी उसका सिलेक्शन हो जाता है। और दोनों में से वो कौन सी नौकरी करना चाहता है, तो ये दो स्थितियां एक साथ उत्पन्न हो गई, दोनों सकारात्मक है, दोनों ही उसके लिए एकदम अच्छी है और इन दोनों में से वो किसी एक का चुनाव करता है। उस समय उसके मस्तिष्क में जो स्थिति गुजरती है, जो संघर्ष उत्पन्न होता है, उसको क्या नाम दिया जाता है? उसको उपागम द्वंद्व नाम दिया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका एक बार। दूसरा है परिहार द्वंद्व। परिवार द्वंद्व। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। परिहार द्वंद्व है। ये परिहार द्वंद्व कब उत्पन्न होता है? जब व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक शक्तियां व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक शक्तियां एक साथ उत्पन्न हो जाती है और दो नकारात्मक से चयन किसी एक का करना होता है। चयन किसी एक का करना हो, चयन किसी एक का करना हो, तो व्यक्ति के मस्तिष्क में परिहार द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे ये एक व्यक्ति है, व्यक्ति के ये शक्ति है, ये भी नेगेटिव है, दूसरी जब जो शक्ति है वो भी नेगेटिव है। ठीक है, दो नकारात्मक शक्तियां एक साथ उत्पन्न हो जाती हैं, दोनों में से किसी एक का चयन करना हो तो उसके मस्तिष्क में परिहार द्वंद्व है वो उत्पन्न हो जाता है। जैसे एक व्यक्ति का दांत खराब होने पर डॉक्टर के पास जाना या दांत को सड़ने देना। डॉक्टर के पास जाना या फिर दांत को सड़ने देना। यहाँ पर भी दोनों ही शक्तियां नकारात्मक थी। डॉक्टर के पास में जाएगा तो डॉक्टर क्या करेगा, उस दांत को वहां से निकाल कर पूरा एरिया खाली कर देगा। ठीक है, यदि नहीं जाएंगे तो भी क्या होगा, वो दांत एकदम से खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, गल जाएगा। दोनों ही शक्तियां कैसी, दोनों नेगेटिव है, लेकिन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना है। डॉक्टर के पास में जाकर उसका इलाज करवाना या फिर उसको वैसे ही पड़ा रहने देना। इस प्रकार का यदि किसी भी अवस्था का व्यक्ति चुनाव करता है तब उसके मस्तिष्क में परिहार द्वंद्व है वो उत्पन्न हो जाता है। एक और एग्जाम्पल की बात कर, जैसे भूख लगने पर सड़क के किनारे भोजन करना या भूखे रहना। भोजन करना या फिर भूखे रहना।
सड़क के किनारे भोजन करना या फिर भूखे रहना। यहाँ पर भी व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक शक्तियां उत्पन्न हुई है, दोनों में से किसी एक को चुनाव करना है। या तो सड़क के किनारे भोजन करना चाहता है तो सोचता है कि आसपास के बहुत सारे लोग मेरे को देखेंगे तो क्या कहेंगे। यदि ऐसा नहीं कर रहा है तो वो क्या करता है, भूखा रह सकता है। तो भूखा रहता है तो भी वो शक्ति कैसी प्रकट हुई है, वो नकारात्मक शक्ति प्रकट हुई है। तो दो व्यक्ति के सामने दो नकारात्मक शक्तियां एक साथ उत्पन्न होती है और दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है, तब व्यक्ति के मस्तिष्क में परिहार द्वंद्व उत्पन्न होता है। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लिया। तीसरा है उपागम परिहार द्वंद्व। उपागम परिहार द्वंद्व, अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट। उपागम द्वंद्व है। ये उपागम द्वंद्व कब उत्पन्न होता है, जब व्यक्ति एक ही लक्ष्य के प्रति आकर्षित भी होता है, एक ही लक्ष्य के प्रति आकर्षित भी होता है या फिर प्रतिकर्षित भी होता है। आकर्षित भी होता है या फिर प्रतिकर्षित भी हो सकता है। ऐसा कर सकते हैं कि व्यक्ति के सामने एक शक्ति पॉजिटिव हो। एक शक्ति कैसी होती है, एक पॉजिटिव शक्ति या फिर एक नेगेटिव शक्ति। एक नेगेटिव शक्ति एक साथ उत्पन्न हो जाती है और इन दोनों में से किसी एक का चुनाव करना पड़ता है। उस समय व्यक्ति के मस्तिष्क में उपागम परिहार द्वंद्व उत्पन्न होता है। अप्रोच अवॉइडेंस कॉन्फ्लिक्ट ये कब उत्पन्न होता है, व्यक्ति के सामने जब एक ही लक्ष्य होता है, उस लक्ष्य के प्रति व्यक्ति आकर्षित भी होता है या प्रतिकर्षित भी हो सकता है। ऐसा कह सकते हैं कि व्यक्ति के सामने एक शक्ति पॉजिटिव होती है, दूसरी शक्ति नेगेटिव होती है, दोनों में से किसी एक का चयन करना होता है। तो उस समय उस व्यक्ति के मस्तिष्क में उपागम परिहार द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। जैसे उदाहरण की बात करें, जैसे एक व्यक्ति नई मोटरसाइकिल मतलब बाइक, एक व्यक्ति नई बाइक खरीदना चाहता है, नई बाइक खरीदना चाहता है और भुगतान नहीं करना चाहता है, भुगतान नहीं करना चाहता है, यानी मासिक भुगतान नहीं करना चाहता है। कि एक व्यक्ति नई बाइक तो खरीदना चाहता है, लेकिन बाइक खरीदना चाहता है और उसके बाद में मासिक जो भुगतान है, उसकी किस्त वगैरह आती है, उस किस्त को चुकाना नहीं चाहता है। इसका मतलब एक स्थिति पॉजिटिव है तो दूसरी स्थिति किसी नेगेटिव है, दोनों में से किसी एक का चुनाव करना होता है। तब बालक के मस्तिष्क में उपागम परिहार द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। एक और एग्जाम्पल की बात करें तो एक लड़की ऐसे लड़के से विवाह करना चाहती है, एक लड़की ऐसे लड़के से विवाह करना चाहती है जिसे उस लड़की के माता पिता पसंद नहीं करते। कि एक लड़की एक ऐसे लड़के से विवाह करना चाहती है जिसे उस लड़की के माता पिता पसंद नहीं करते। तो एक तरफ स्थिति कैसी पॉजिटिव है, क्योंकि वो लड़की उस लड़के से विवाह करना चाहती है, लेकिन उस लड़की के माता पिता उस लड़के को पसंद नहीं करते। तो दूसरी तरफ जो स्थिति है वो कैसी है, वो नेगेटिव है। इसका मतलब इस समय जो उस लड़के के मस्तिष्क में जो अभिप्रेरणा द्वंद्व उत्पन्न होगा वो कौन सा होगा, वो उपागम परिहार द्वंद्व उत्पन्न होगा। एक मोटा व्यक्ति, एक और एग्जाम्पल की बात करते हैं। एक मोटा व्यक्ति है,
और एक मोटा व्यक्ति मोटा होने से डरता है, मोटा व्यक्ति और मोटा होने से वो डरता है, इसलिए वो क्या करता है कि भोजन को कम कर देता है, भोजन करना कम कर देता है। लेकिन जब भी वो स्वादिष्ट भोजन को देखता है तो स्वादिष्ट भोजन करने की उसकी इच्छा होती है और इसके चक्कर में वो ज्यादा खा लेता है। तो मोटा व्यक्ति, मोटे व्यक्ति द्वारा स्वादिष्ट भोजन करना, मोटा भी है इसलिए वो कम भोजन करता है, तो वो पतला भी होना चाहता है, लेकिन पतला होने की बजाय वो स्वादिष्ट भोजन करना भी चाहता है। तो एक स्थिति कैसी पॉजिटिव है और दूसरी कैसी नेगेटिव है। इस प्रकार की स्थिति जब व्यक्ति के सामने उत्पन्न होती है तो उसके जीवन काल में उपागम परिहार द्वंद्व उत्पन्न हो जाता है। एक बार मैं फिर से समझा देता हूं कि अभिप्रेरणा द्वंद्व मुख्य रूप से 3 प्रकार के माने जाते हैं। आप ध्यान से सुनना, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। सबसे पहला है उपागम द्वंद्व। व्यक्ति के सामने दोनों स्थितियां पॉजिटिव होती है तो उपागम द्वंद्व होता है, दोनों स्थितियां नेगेटिव होती है उसमें से किसी एक का चुनाव करना है तो परिहार द्वंद्व उत्पन्न होता है। और एक स्थिति पॉजिटिव और एक स्थिति नेगेटिव होती है तो उपागम परिहार द्वंद्व उत्पन्न होता है। धन्यवाद दोस्तों, आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। डिसेगो ने अभिप्रेरणा के कुल 4 घटक बताए। जॉन पी डिसेगो ने अभिप्रेरणा के कुल कितने घटक बताए? कुल 4 घटक बताए। 4 में जो सबसे पहला घटक है वो है उत्तेजना, दूसरा है आकांक्षा, तीसरा है प्रोत्साहन और चौथा है दंड। उत्तेजना, आकांक्षा, प्रोत्साहन और दंड, ये 4 जो अभिप्रेरणा के घटक है ये किसके द्वारा बताए गए? ये जॉन पी डिसेगो के द्वारा बताए गए। और जॉन पी डिसेगो का जो अभिप्रेरणा घटक है इनसे संबंधित ये प्रश्न है, ये फर्स्ट ग्रेड में पूछा भी जा चुका है कि जॉन पी डिसेगो के द्वारा बताया गया अभिप्रेरणा का मुख्य घटक कौन सा नहीं है। तो उस समय दंड के साथ में दंड की जगह अनुशासन दे रखा था। जो अनुशासन है वो दंड के द्वारा ही स्थापित किया जा सकता है, तो अनुशासन को विकल्प के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था। तो जॉन डी पी डिसेगो ने अभिप्रेरणा के मुख्य रूप से 4 घटक बताए हैं। सबसे पहला घटक है उत्तेजना। वैसे उत्तेजना की बात करें तो उत्तेजना जब हम विकास पढ़ते हैं, डेवलपमेंट पढ़ते हैं, वहां पर एक बालक जब जन्म लेता है, जन्म लेते ही उसमें उत्तेजना होती है। क्या होती है? उत्तेजना होती है। ऐसा ये एक प्रश्न है विजेश के द्वारा सेकंड ग्रेड के एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि उत्तेजना का संबंध निम्न में से किस मनोवैज्ञानिक से? तो विकास में जो उत्तेजना है उस उत्तेजना को विजेश ने स्वीकार किया है। विजेश का मानना है कि जब बालक का जन्म होता है तो जन्म होते समय बालक में किसी भी प्रकार का कोई संवेग नहीं होता है। जब संवेग नहीं होता है तो क्या होती है कि केवल और केवल उत्तेजना ही होती है, जिसके कारण क्या करता है वो रोता है और चिल्लाता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये बनता है कि शिक्षण के अंतर्गत शिक्षण में उत्तेजना को स्वीकार करने वाला निम्न में से व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक है। तो शिक्षण के अंतर्गत तो इस उत्तेजना को स्वीकार किया जॉन पी डिसेगो ने, और जन्मजात योग्यता के अंतर्गत उत्तेजना होती है इस बात को स्वीकार किया विजेश ने। ठीक है, तो दोनों बातें अलग अलग है, यहाँ पर हमें अलग अलग याद रखनी है। उत्तेजना के संबंध में जॉन पी डिसेगो का मानना है कि इस उत्तेजना का शिक्षण के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? शिक्षण के अंतर्गत इस उत्तेजना का तात्पर्य, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, मैं इंग्लिश वाला मिटा दूं, पढ़ाने में आसानी रहेगी। ठीक है, तो जॉन पी डिसेगो का मानना है कि उत्तेजना का शिक्षण में तात्पर्य, उत्तेजना का शिक्षण के अंतर्गत क्या तात्पर्य है? तो जॉन पी डिसेगो मानते हैं कि उत्तेजना का शिक्षण के अंतर्गत तात्पर्य विद्यार्थी की सक्रियता से है।
उत्तेजना का संबंध है शिक्षण के अंतर्गत। उत्तेजना का तात्पर्य किससे? विद्यार्थी की सक्रियता से। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि विद्यार्थी को कक्षा कक्ष के अंतर्गत है, किसके अंतर्गत है? कक्षा कक्ष के अंतर्गत सक्रिय करने का कार्य किसका है? एक शिक्षक का है। किसका है? शिक्षक का है। तो शिक्षण में उत्तेजना का तात्पर्य विद्यार्थी की सक्रियता से, अर्थात एक शिक्षक का कार्य। किसका? एक शिक्षक का जो कार्य होता है, एक शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को, एक शिक्षक का कार्य विद्यार्थी को सक्रिय करना है। एक शिक्षक का कार्य क्या है? विद्यार्थी को सक्रिय करना है कि कक्षा कक्ष के अंतर्गत किसी भी प्रकार की जो अधिगम सामग्री है, उस अधिगम सामग्री को प्रस्तुत किया जाता है। क्या किया जाता है? विद्यार्थियों के सामने जब शिक्षक अधिगम सामग्री को प्रस्तुत करता है, तो प्रस्तुत करते समय कक्षा कक्ष के अंतर्गत हम जब पढ़ रहे थे, हमने भी जब 10वीं 12वीं पास की थी, उस समय भी इस बात का हमने अनुभव किया है कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते थे कि अध्यापक पढ़ा रहे और पढ़ाते समय वो बीच में पूछ लेता कि मैं कहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, कहां पर पढ़ा रहा हूं, इसके बारे में वो विद्यार्थी को बिल्कुल भी पता नहीं रहता। इसका मतलब वो कक्षा कक्ष के अंतर्गत शरीर तो कक्षा में उसका था, लेकिन दिमाग उस बालक का कक्षा में नहीं था। वो कक्षा कक्ष के अंतर्गत सोया हुआ था, इसका मतलब वो सक्रिय नहीं था। तो अधिगम सामग्री जब अध्यापक प्रस्तुत करता है, तो उसका सबसे पहला दायित्व यही है कि बालकों को क्या करें? सक्रिय करें। ये सक्रियता क्या करती है? सक्रियता दैनिक कार्यों की, कक्षा कक्ष में जो दैनिक कार्य होते हैं, सक्रियता दैनिक कार्यों की नीरसता, सक्रियता दैनिक कार्यों की नीरसता को कम करती है। सक्रियता कक्षा कक्ष के दैनिक कार्यों की नीरसता को कम करती है तथा नवीन कार्य करने के लिए, नवीन कार्य करने के लिए विद्यार्थी को, नवीन कार्य करने के लिए विद्यार्थी को प्रेरणा प्रदान करती है। नवीन कार्य करने के लिए विद्यार्थी को क्या प्रदान करती है? प्रेरणा प्रदान करती है। एक अध्यापक का दायित्व है कि विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या करे? सक्रिय करे। यदि विद्यार्थी को सबसे पहले अध्यापक सक्रिय करेगा, तो वो क्या करेगा? अधिगम अधिक से अधिक करेगा। तो सक्रियता क्या करती है? एक कक्षा कक्ष के जो दैनिक कार्य होते हैं, कक्षा कक्ष में बालक जब कभी सबसे पहले सरल विषय पढ़ाया जाता है, उसके बाद में कठिन विषय पढ़ा दिए जाते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कभी कभी कठिन विषय को बीच में पढ़ा दिया जाता है, और कठिन विषय ऐसा विषय बालक को पढ़ा दिया जाता है जिसमें बालक की रुचि बिल्कुल भी नहीं होती है। अब जब बालक के चौथे पीरियड में, चौथी या तीसरी क्लास में भी कठिन विषय पढ़ा दिया जाता है और फिर बालक की रुचि नहीं होती है, तो कक्षा का जो वातावरण होता है वो एकदम से नीरस हो जाता है। तो उसके बाद में जो आगे वाली क्लास वाला टीचर आता है, उसका दायित्व है कि वो सबसे पहले क्या करे? बालकों को वापस से अधिगम सामग्री का ज्ञान करवाने के लिए उनको सबसे पहले सक्रिय करे। अब वो अध्यापक पर डिपेंड करता है कि वो विद्यार्थियों को किस आधार पर सक्रिय करता है। तो कक्षा कक्ष के दैनिक कार्यों की नीरसता को कम करने के लिए और नवीन कार्य को करने के लिए, विद्यार्थी को प्रेरणा प्रदान करने के लिए एक अध्यापक क्या करता है? उस बालक को सबसे पहले सक्रिय करता है। उत्तेजना की बात करें तो उत्तेजना को जॉन पी डिसेको ने एक शक्ति के रूप में काम लिया है। क्या लिया है? शक्ति के रूप में काम लिया है कि उत्तेजना एक प्रकार की शक्ति है जो व्यक्ति को लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। क्या करती है? एक व्यक्ति को लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। कि उत्तेजना एक प्रकार की शक्ति है जो व्यक्ति को क्या करती है? लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। अर्थात जैसा हम कह सकते हैं कि जो ये उत्तेजना होती है, ये एक उत्तेजना मशीन को चालू करने के समान है। ऐसा कह सकते हैं कि उत्तेजना मशीन को चालू करने के समान है। एक मशीन को जब लाइट के अंतर्गत उसका जो स्विच है, उस स्विच के अंतर्गत लाइट में उसको लगाकर चालू कर दिया जाता है, तो उत्तेजना भी क्या करती है? मशीन की तरफ बालक को केवल और केवल चालू करने का कार्य करती है। तो उत्तेजना मशीन को चालू करने के समान है तथा यह
यह कार्य का मार्ग एवं दिशा तय नहीं करती है। कार्य का मार्ग एवं दिशा तय नहीं करती है कि कार्य करना कैसे है, इस बात को बिल्कुल भी तय नहीं करती है। कि उत्तेजना किस प्रकार है, उत्तेजना एक मशीन को चालू करने के समान है। कि जैसे गेहूं पीसने की मशीन है, उसको गेहूं पीसने की जो मशीन यानी चक्की है उसको चालू कर दिया जाता है, और चालू करने के बाद में उस गेहूं की जो पिसाई है, उन गेहूं को एकदम से बारीक पीसना या मोटा पीसना, ये किस पर निर्भर करता है, ये उस अनाज पीसने वाले व्यक्ति पर निर्भर करता है। तो उत्तेजना मशीन को चालू करने के समान है, और ये कार्य का मार्ग एवं दिशा तय नहीं करती है। कि अध्यापक का दायित्व बालक को केवल उत्तेजित करना एवं सक्रिय करना है, लेकिन ये बात उस बालक पर डिपेंड करती है कि वो अधिगम प्रक्रिया को कैसे आगे बढ़ाता है, अर्थात वो कैसे सीखता है। तो उत्तेजना में क्या करते हैं, उत्तेजना भी अभिप्रेरणा प्रदान करने का कार्य करती है। एक बार फिर से बात करते हैं कि जॉन पी डिसेको ने उत्तेजना का संबंध शिक्षण में स्वीकार किया है। तो शिक्षण में इस उत्तेजना का तात्पर्य विद्यार्थी की सक्रियता से, अर्थात जब विद्यार्थी सक्रिय होगा तो वो क्या करेगा, अधिक से अधिक अधिगम करेगा। इसलिए एक अध्यापक का दायित्व है, एक शिक्षक का दायित्व है कि विद्यार्थी को सबसे पहले क्या करें, वो सक्रिय करे। जब विद्यार्थी सक्रिय होता है तो वो दैनिक कार्य करता, अपने दिन में जितने प्रकार के कार्य करता, दैनिक कार्यों की जो नीरसता होती है वो नीरसता सक्रिय होने से कम होती है, और नवीन कार्य को करने के लिए बालक को प्रेरणा प्रदान होती है। तो शिक्षक क्या करता है, शिक्षक बालक को सबसे पहले किसी भी प्रकार की अधिगम सामग्री कक्षा कक्ष में यदि शिक्षक प्रस्तुत करता है तो वो कक्षा कक्ष में प्रस्तुत करने से पहले विद्यार्थियों को सबसे पहले क्या करता है, सक्रिय करता है। जॉन पी डिसेको ने इस उत्तेजना का संबंध है, उत्तेजना को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया है कि उत्तेजना क्या करती है, बालक को लक्ष्य की ओर लेकर जाती है। अर्थात ऐसा कह सकते हैं कि उत्तेजना एक मशीन को चालू करने के समान है। किसके समान है, उत्तेजना एक मशीन को चालू करने के समान है, लेकिन चालू करने के बाद में कार्य का मार्ग क्या है, कौन सा रास्ता उस लक्ष्य की तरफ जाएगा, कौन से दिशा में लक्ष्य निर्देशित किया गया है, ये बात बिल्कुल भी तय नहीं करती। ये बात किस पर डिपेंड करती है, ये बात उस बालक पर डिपेंड करती है कि बालक उत्तेजित होने के बाद में लक्ष्य को किस आधार पर प्राप्त करता है। ठीक है। दूसरा जो घटक है वो है आकांक्षा। ये आकांक्षा इस उत्तेजना से जुड़ा हुआ ही होता है। किससे जुड़ा होता है, ये आकांक्षा हमेशा उत्तेजना से जुड़ी हुई होती है। ये उत्तेजना को क्या क्या शक्ति के रूप में स्वीकार किया, और जिस शक्ति से विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिस शक्ति से विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, प्राप्त करने का प्रयास करता है, वह आकांक्षा का ही परिणाम होता है। किसका परिणाम होता है, आकांक्षा का ही परिणाम होता है, आकांक्षा का परिणाम होता है। कि जॉन पी डिसेको ने उत्तेजना को एक शक्ति के रूप में स्वीकार किया। किसके रूप में स्वीकार किया, शक्ति के रूप में। कि उत्तेजना एक प्रकार का बल है जो बालक का मार्ग और दिशा को तय करता है। क्या करता है, बालक का मार्ग और दिशा को तय करता है। तो आकांक्षा का संबंध किससे, उत्तेजना से। आकांक्षा किससे जुड़ी हुई है, आकांक्षा इस उत्तेजना से जुड़ी हुई है। जिस शक्ति के द्वारा, यानी उत्तेजना के द्वारा, जिस शक्ति के द्वारा विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है, जिस शक्ति के द्वारा कि बालक को किस प्रकार से प्रोत्साहित किया जाता है, किस प्रकार से उसकी आकांक्षा शक्ति को बढ़ाया जाता है। तो जिस शक्ति के द्वारा लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है विद्यार्थी, ये किसका परिणाम माना जाता है, ये उसकी आकांक्षा स्तर का ही माना जाता है। इसलिए एक अध्यापक का दायित्व है कि बालकों के आकांक्षा स्तर को कभी गिरने ना दे। बालकों का आकांक्षा स्तर जितना अधिक ऊंचा होगा, सफलता उतनी ही जल्दी बालक प्राप्त करेगा और अधिगम भी अधिक से अधिक करेगा। तो आकांक्षा का संबंध भी किससे माना गया, आकांक्षा का संबंध भी उत्तेजना से माना गया है। कि आकांक्षा के अंतर्गत उत्तेजना को क्या माना गया, एक शक्ति माना गया। जिस शक्ति के द्वारा विद्यार्थी लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करता है कि उसकी सक्रियता कम होती है या नहीं होती है, लगातार बनी रहती है। यदि व्यक्ति जब तक लक्ष्य तक पहुंचता है और लक्ष्य तक पहुंचता है तब तक उसका आकांक्षा स्तर बना रहता है, तो लक्ष्य को प्राप्त करने में अर्थात सफलता प्राप्त करने में क्या रहती है, आसानी रहती है। तो एक बार आप इस दोनों का स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है।
तीसरा जो घटक है वो है प्रोत्साहन। ठीक है, तीसरा घटक क्या है? प्रोत्साहन। प्रोत्साहन के संबंध में जो परिभाषा दी है वो दी हल एवं स्पेंस के अनुसार। हल एवं स्पेंस के अनुसार प्रोत्साहन की जो परिभाषा वो किसके द्वारा दी गई? हल एवं स्पेंस के द्वारा। हल एवं स्पेंस का मानना है, हल एवं स्पेंस का मानना है कि प्राणी की क्रियाओं को, प्राणी की क्रियाओं को प्रोत्साहन के द्वारा, प्राणी की क्रियाओं को प्रोत्साहन के द्वारा भी प्रेरित किया जा सकता है। प्राणी की क्रियाओं को प्रोत्साहन के द्वारा भी प्रेरित किया जा सकता है। हल एवं स्पेंस का मानना है, किसका मानना? प्रोत्साहन के संबंध में जो परिभाषा है ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? ये हल एवं स्पेंस के द्वारा दी गई है। हल एवं स्पेंस का मानना है कि जो प्राणी अपने जीवन काल में जितनी क्रिया करता है कि व्यक्ति के सामने कोई न कोई लक्ष्य होता है। वर्तमान समय में बात करें तो वर्तमान समय में विद्यार्थियों के सामने रिट की एग्जाम उनका लक्ष्य है। क्या है? रिट की एग्जाम उनका लक्ष्य है। और इस रिट की एग्जाम को पास करने के लिए विद्यार्थी क्या करते हैं? अनेक प्रकार की क्रिया करते हैं। तो प्राणी की क्रियाओं को प्रोत्साहन के द्वारा भी क्या किया जाता है? प्रेरित किया जाता है। यदि प्रोत्साहन देकर विद्यार्थी को प्रोत्साहित कर दिया जाता है, अभिप्रेरित कर दिया जाता है, तो भी लक्ष्य को प्राप्त करने में क्या मिलती है? सहायता मिलती है। अर्थात जॉन पी डिसेको का मानना है कि प्राणी अर्थात जीव कोई क्रिया करता है। क्या करता है? प्राणी या फिर जीव कोई क्रिया करता है तो क्रिया के माध्यम से, किसके माध्यम से? क्रिया के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से वो कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। कि जीव या प्राणी किसी न किसी प्रकार की अनुक्रिया करता है तो उस अनुक्रिया के माध्यम से या फिर इस क्रिया के माध्यम से क्या करना चाहता है? कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है। यदि कोई बालक है, एक बालक ऐसा जिसको कोई अन्य दूसरा व्यक्ति देखता है और देखते हैं तब वो एनी टाइम में यानी हर समय उसको पढ़ता हुआ दिखाई देता है। वो अपने आप में सोचता है कि यार मैं जब सोता हूँ तो ये पढ़ता रहता है, जब मैं रात को बीच में जागता हूँ तब ये पढ़ता रहता है, इसको मैं दिन में देखता हूँ तो भी ये पढ़ता ही रहता है। इसका मतलब है वो बालक पढ़ाई क्यों कर रहा है? उस बालक का कोई न कोई लक्ष्य, कोई न कोई उद्देश्य और कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए, अर्थात ऐसा कह सकते हैं वो नौकरी प्राप्त करने के लिए, किसके लिए? नौकरी प्राप्त करने के लिए पढ़ाई कर रहा है। प्रोत्साहन के संबंध में जो स्किनर है, बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर, बीएफ स्किनर का जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत था, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के सिद्धांत में स्किनर ने पुनर्बलन को स्वीकार किया। सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार के जो पुनर्बलन है उनका उल्लेख स्किनर के द्वारा किया हुआ मिलता है। तो स्किनर ने पुनर्बलन को प्रोत्साहन की संज्ञा दी है। स्किनर ने पुनर्बलन को प्रोत्साहन की संज्ञा दी है कि एक बालक को सकारात्मक या नकारात्मक किसी न किसी प्रकार का पुनर्बलन दिया जाता है और पुनर्बलन देकर भी उनको प्रोत्साहित किया जाता है। अर्थात हम ऐसा कह सकते हैं कि एक बालक को, किसको? एक बालक की प्रशंसा करके, क्या करके? एक बालक जब कक्ष में अध्यापक के द्वारा बालक को प्रश्न पूछा जाता है और प्रश्न पूछने के बाद में यदि वो बालक उस प्रश्न का आंसर तुरंत एकदम से सही देता है तब अध्यापक उस बालक की क्या करता है? प्रशंसा करता है। जब प्रशंसा करता है तो उसको प्रोत्साहन मिलता है और प्रोत्साहन मिलता है तब बालक क्या करता है? आगे वाला प्रश्न को याद करने में एकदम से तीव्रता दिखाता है। तो प्रोत्साहन भी क्या करता है? व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरणा प्रदान करता है। तो विद्यार्थी को प्रशंसा द्वारा प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसके अलावा उस बालक का उत्साहवर्धन, क्या? उस बालक का उत्साहवर्धन बढ़ाकर भी उस बालक को विपरीत किया जा सकता है। उत्साहवर्धन की बात करें, जैसे आर्मी की जो नौकरी होती है, आर्मी के अंतर्गत सबसे पहले दौड़ होती है। दौड़ में जितने भी जो फौजी भाई होते हैं उन सारे फौजियों की बात करें तो कोई भी बंदा दौड़ रहा है, कोई भी स्टूडेंट दौड़ लगा रहा है और ऐसा लगता है कि वो दौड़ में अब अपना जो लक्ष्य है उसके पास ही, लेकिन पास जाते जाते एकदम से थक जाता है। क्या करता है? थक जाता है। और उस समय जो
जितने भी वहां पर पहुंचे होते हैं वो क्या करते हैं, उस व्यक्ति का उत्साहवर्धन करते हैं, उस बालक का उत्साहवर्धन करते हैं, और उत्साहवर्धन करने के कारण उस बालक में एक जोश पैदा होता है, एक शक्ति पैदा होती है, और जोश और शक्ति पैदा होती है। जोश और शक्ति के कारण वो अपने लक्ष्य को क्या करता है, प्राप्त कर लेता है। तो उत्साहवर्धन भी क्या करता है, एक व्यक्ति को प्रेरित करता है, प्रोत्साहन प्रदान करता है। इसके अलावा परीक्षा फल की जानकारी, परीक्षा फल की जानकारी देकर भी बालक को प्रोत्साहित किया जा सकता है। एक कक्ष में जब जो टेस्ट वगैरह होते हैं, उन टेस्ट में एक विद्यार्थी का जो परीक्षा परिणाम होता है, वो परीक्षा परिणाम हमेशा 0 ही आता है। क्या आता है, हमेशा 0 ही आता है। ऐसे बालक, ऐसा कह सकते हैं कि एक बालक 10वीं क्लास में, कौन सी क्लास में, एक जो बालक है वो 10वीं कक्षा में, एक बालक 10वीं कक्षा में, और 10वीं कक्षा में होने के बाद में कक्ष में अध्यापक उसका टेस्ट लेता है, कक्षा टेस्ट लेता है, और कक्षा टेस्ट में हर बार उसके 0 ही अंक आते हैं। क्या आते हैं, 0 ही अंक आते हैं। अब 0 अंक, हर टेस्ट में 0 अंक आते हैं, इसका मतलब परीक्षा फल तो सामने है कि भाई बोर्ड की एग्जाम है, और बोर्ड की एग्जाम में वो पास होगा या नहीं होगा। यदि हर बार 0 अंक आ रहे हैं तो वो पास नहीं होगा। तो परीक्षा फल की जानकारी, तो अध्यापक उस बालक को ऐसा कह सकता है कि तू इस आधार पर पढ़ रहा है, जिस आधार पर तू पढ़ाई कर रहा है, टेस्ट दे रहा है, यदि इसी आधार से तू पढ़ता गया, तेरी आदतों में तूने बदलाव नहीं किया, तो तेरा परीक्षा परिणाम भी सफल कभी भी नहीं आएगा, उसमें भी तू हमेशा अनुत्तीर्ण आएगा। अब जब बालक को अनुत्तीर्ण की बात सुना दी जाती है कि यार मैं तो पास नहीं हो सकता, मैं तो उत्तीर्ण नहीं होकर अनुत्तीर्ण हो जाऊंगा, तब क्या होता है कि अनुत्तीर्ण की जो स्थिति है वो भी बालक में जोश पैदा करती है। तो परीक्षा का फल की जो जानकारी होती है वो भी बालक में उत्साह पैदा करती है, प्रोत्साहन का भाव प्रकट करती है, जिससे बालक प्रेरित होता है और जैसे तैसे करके वो 10वीं क्लास को आसानी के साथ में पास कर लेता है। इसके अलावा व्यक्ति जितने गृह कार्य करता है, गृह कार्यों का मूल्यांकन एवं पृष्ठ पोषण अंग्रेजी भाषा में फीडबैक कहते हैं। पृष्ठ पोषण को क्या कहते हैं, फीडबैक कहते हैं। तो गृह कार्यों का मूल्यांकन किया जाता है, गृह कार्यों का मूल्यांकन करके बालक का फीडबैक देख लिया जाता है कि ये बालक 60% अंक लेने वाला है, 70% परीक्षा में अंक लेकर आएगा, या फिर 90% अंक लेकर आएगा। इसका ऑनलाइन मूल्यांकन है, और बालक से कुछ प्रश्न पूछने के बाद में उसका जो पहले अध्यापक ने कक्षा में जो पढ़ाया, जितने भी लेसन है, उन्हें सारे लेसन से संबंधित किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछता है, और प्रश्न पूछकर उस बालक का फीडबैक ले लिया जाता है कि बालक से 30% पूछे जाते हैं, और 30 में से वो 28 प्रश्नों का आंसर तुरंत दे देता है। इसका मतलब मूल्यांकन के आधार पर क्या किया, उस बालक का फीडबैक प्राप्त हो गया, और फीडबैक प्राप्त होने के बाद में एक शिक्षक का आसानी के साथ में भविष्यवाणी कर सकता है, उसको प्रोत्साहित कर सकता है कि तू जिस आधार पर वर्तमान में तैयारी कर रहा है, तेरे को थोड़ी सी तैयारी करने की और आवश्यकता है, अपनी तैयारी में तुझे तीव्रता लाने की आवश्यकता है। यदि थोड़ी सी तीव्रता और दिखाई तो तू सफलता के उस सीमा को पहुंच सकता, उस सीमा पर पहुंच सकता है, और उससे सफलता को प्राप्त कर सकता है जिसकी लोगों ने उम्मीद ही नहीं कर रखी है। ठीक है, तो गृह कार्यों का मूल्यांकन एवं पृष्ठ पोषण के द्वारा भी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है। तो प्रोत्साहन भी क्या करता है, ये प्रोत्साहन भी व्यक्ति को कार्य करने के लिए अभिप्रेरणा प्रदान करता है, अर्थात अभिप्रेरित करता है। एक बार फिर से बात करते हैं प्रोत्साहन के संबंध में। जो पहली परिभाषा है किसकी द्वारा दी गई है, पहली परिभाषा हल एवं स्टेंस के द्वारा दी गई है। ये कहता है कि प्राणी की क्रियाओं को प्रोत्साहन के द्वारा भी उसको प्रोत्साहित करके, उत्साहित करके भी क्रियाओं को प्रेरित किया जा सकता है, व्यक्ति को कार्य करने के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है। अर्थात इन प्राणी की क्रियाओं के संबंध में जॉन पी डिसेको का मानना है कि जीव क्रिया के माध्यम से क्यों करता है, व्यक्ति प्राणी क्रिया क्यों करता है। आप पढ़ाई क्यों करते हो, मैं यहाँ पर क्यों पढ़ा रहा हूँ, इसका मतलब मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ तो मैं कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता हूँ, या फिर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आप भी कुछ न कुछ नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं। तो प्राणी क्रिया के माध्यम से कुछ न कुछ प्राप्त करना चाहता है, और कुछ न कुछ प्राप्त करने के लिए वो क्रिया करता है। डीएफ स्किनर ने पुनर्बलन को प्रोत्साहन की संज्ञा दी है। किसकी, पुनर्बलन को प्रोत्साहन की संज्ञा दी कि व्यक्ति को पुनर्बलन देकर भी प्रोत्साहित किया जा सकता है, कार्य करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है, उसको आगे बढ़ाया जा सकता है, उसका आसानी के साथ में विकास किया जा सकता है।
तो एक व्यक्ति को प्रशंसा के द्वारा, उत्साहवर्धन के द्वारा, परीक्षा फल की जानकारी देकर, गृह कार्यों का मूल्यांकन एवं पृष्ठ पोषण यानी फीडबैक के द्वारा भी एक व्यक्ति को प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए हम ऐसा कह सकते हैं कि प्रोत्साहन भी क्या करता है, व्यक्ति को अभिप्रेरणा प्रदान करता है, प्रेरणा प्रदान करने का कार्य करता है। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। अब चौथा जो घटक है वो है दंड। चौथा घटक है दंड, पनिशमेंट, दंड। दंड के संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था और परिभाषा फर्स्ट ग्रेड में परिभाषा पूछी गई, जिस परिभाषा की बात करते हैं। और वो सबसे पहले दंड के संबंध में जो परिभाषा है वो सोलोमन के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा दी गई? सोलोमन के द्वारा दी गई। दंड की जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई? सोलोमन के द्वारा दी गई। दंड इस बात को सोलोमन इस बात को स्वीकार करता है कि दंड एक प्रकार का उद्दीपक है। दंड एक प्रकार का उद्दीपक है जिससे विद्यार्थी बचने का प्रयास करता है, जिससे विद्यार्थी बचने का प्रयास करता है। ठीक है, सोलोमन इस बात को स्वीकार करता है कि दंड को भी क्या स्वीकार किया, ये परिभाषा फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में पूछी जा चुकी है कि दंड एक प्रकार का उद्दीपक है जिससे विद्यार्थी बचने का प्रयास करना है। परिभाषित करने वाला निम्न में से व्यक्ति या मनोवैज्ञानिक कौन है? तो इस परिभाषा को किसने स्वीकार किया? सोलोमन ने स्वीकार किया। ये कहता है कि दंड एक प्रकार का उद्दीपक है और जिससे विद्यार्थी बचने का प्रयास करता है, कि समय पर गृह कार्य नहीं करता है कोई भी विद्यार्थी और नहीं करता है तो वो अध्यापक से बचने के लिए या फिर मारपीट से बचने के लिए वो तरह तरह के बहाने बनाता है कि घर वालों ने मेरे को खेत में काम करने के लिए दे दिया था, या फिर घर वाले मेरे से घर का सारा काम करवाते हैं, ठीक है, या फिर मैं बीमार हो गया था। इस प्रकार के तरह तरह के वो बहाने बनाता है। विद्यार्थी इस प्रकार के बहाने क्यों बनाता है? क्योंकि वो दंड से बचने का प्रयास करता है। जबकि दंड के संबंध में भी बीएफ स्किनर ने एक परिभाषा दी। बीएफ स्किनर ने दंड के संबंध में भी एक परिभाषा दी है और बीएफ स्किनर का दंड के संबंध में मानना है कि कक्षा का अनुशासन, कक्षा एवं विद्यालय, कक्षा एवं विद्यालय, कक्षा एवं विद्यालय का अनुशासन बनाए रखने के लिए, अनुशासन, कक्षा एवं विद्यालय का अनुशासन बनाए रखने के लिए, कक्षा एवं विद्यालय का अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड का महत्व है। ठीक है, ये बात किसने स्वीकार की? बीएफ स्किनर ने स्वीकार की कि बीएफ स्किनर ने नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत, किसके अंतर्गत? नकारात्मक पुनर्बलन के अंतर्गत दंड की अवधारणा को महत्व दिया है। किसको दिया? दंड की अवधारणा को महत्व दिया है। ये कक्षा के विद्यालय का अनुशासन बनाए रखने के लिए किसका महत्व है? दंड का विशेष महत्व माना गया है। जबकि वर्तमान की जो शिक्षा प्रणाली है, उस वर्तमान की शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत दंड को स्वीकार नहीं किया गया है, बल्कि हम तो मनोविज्ञान पढ़ रहे हैं और मनोविज्ञान के अंतर्गत जॉन पी डिसेको का अभिप्रेरणा घटक पढ़ रहे हैं। घटक के संबंध में प्रश्न पूछा भी जा चुका, दंड की जगह अनुशासन देकर पूछ लिया था कि कौन सा नहीं है, तो आगे भी प्रश्न पूछे जाने की संभावना रहती है, तो हमें तो याद रखना ही है। लेकिन वर्तमान समय की जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली की बात करें तो वर्तमान की शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत दंड देने का कोई महत्व नहीं है। बालक को आप शिक्षक बनने के बाद में आप बालक को दंड नहीं दे सकते, आप बालक की पिटाई नहीं कर सकते, आप बालक को अपशब्द या गाली, मूर्ख, नालायक नहीं बोल सकते। आरटीई एक्ट, राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 की बात करें, आरटीई एक्ट 2009 और 2009 की जो भाग 17, ठीक है, भाग 17 के अंतर 17 में अध्यापक के लिए खतरा है। किसमें?
आरटी एक्ट 2009 का जो एक्ट 17 है, धारा से कुछ बोलते हैं, धारा 17 है, इस धारा में अध्यापक के लिए खतरा है। 17 में क्या है? खतरा है कि एक अध्यापक विद्यार्थी की पिटाई नहीं कर सकते, विद्यार्थी को दंड नहीं दे सकता। यदि वो दंड देता है तो उसको 6 महीने तक की जेल भी हो सकती है। जेल होने के साथ में उसको आर्थिक जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या फिर सजा या फिर आर्थिक जुर्माना दोनों हो सकता है। तो एक नौकरी प्राप्त करना एक बालक के लिए इतना आसान नहीं है। शिक्षक बनना, एक टीचर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। प्रतियोगिता की परीक्षा के अंतर्गत इतने विद्यार्थी भाग लेते हैं और इतने सारे विद्यार्थियों में से अपने आप को सबसे आगे करने के लिए रात दिन मेहनत करनी पड़ती है। और रात दिन मेहनत करने के बाद में एक टीचर ये बिल्कुल भी नहीं सोचेगा कि मैं 6 महीने के लिए निलंबित हो जाऊं, मुझे किसी प्रकार की सजा मिले या फिर मुझे आर्थिक दंड देना पड़े। तो सरकार ने भी एक शिक्षक के हाथ बांध रखे हैं कि 8वीं तक फेल नहीं करेगा, लेकिन 2018 के अंतर्गत या 2019 के अंतर्गत, सॉरी, जनवरी 2019 में इस नियम में थोड़ा बदलाव कर दिया गया। यदि अध्यापक को ऐसा लगे कि कक्षा 8 तक कोई भी बालक है, कक्षा 8 तक कोई भी एक ऐसा बालक है और वो बालक 9th क्लास में होने योग्य नहीं है, या फिर 7वीं क्लास में, वो 8वीं क्लास में होने योग्य नहीं है, पढ़ाई की शैक्षिक दृष्टिकोण से वो पिछड़ा बालक है, तो ये एक अब की बार अध्यापक को अधिकार दिया गया कि आप चाहो तो फेल कर सकते हो, आप नहीं चाहो तो आप फेल नहीं कर सकते। ये बात आप खुद पे डिपेंड करती है। लेकिन जब किसी बालक को फेल कर ही दिया तो आजकल की आदर्श माताओं की बात करें तो आदर्श माताएं आगे आगे आती है और पिता उनके पीछे पीछे आता है, और आदर्श माताएं कहती है कि मेरे पड़ोस वाला तो मेरे वाले से कमजोर था, तूने उसको तो पास कर दिया और मेरे वाले को तूने फेल कैसे कर दिया, दोनों बहुत पाड़े हो। इस प्रकार की वो बातें करने लग जाती है। तो इसलिए दंड का विशेष महत्व है। ये बात स्किनर स्वीकार करता है कि बालक को अच्छी शिक्षा देने के लिए एक बालक रोज रोज विद्यालय से लेट आता है और उसको दंड नहीं दिया जाएगा तो वो रोज लेट आएगा, और उसको देखकर अन्य 2 बालक है वो भी क्या करेंगे, वो भी लेट आने का प्रयास करेंगे कि टीचर इसको भी कुछ नहीं कहता, मेरे को भी कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन एक दिन लेट आता है और उसी समय दंड का जो भी प्रावधान विद्यालय में किया गया वैसा दंड उस बालक को दी जाए तो सारे बालक सतर्क हो जाते हैं कि आज इसको मार पड़ी, इससे की ऐसी मेरे को भी कल मार पड़ सकती है। ठीक है, तो ये बात कौन स्वीकार करता है? ये स्वीकार करता है कि कक्षा एवं विद्यालय का अनुशासन बनाए रखने के लिए दंड का विशेष महत्व माना जाता है। तो इस प्रकार जॉन पी डिसेको ने अभिप्रेरणा के कुल 4 घटक बताए, और पीछे की जो भी एग्जाम्स लगी हुई उन्हें एग्जाम में इन जॉन पी डिसेको के बताए गए घटकों में से कोई न कोई घटक के संबंध में प्रश्न पूछा ही जाता है। मैं हो सकता है कि ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, कुछ विद्यार्थी तो ऐसे हो सकते हैं कि जिनका ये पढ़ा हुआ है, लेकिन कुछ विद्यार्थी जो एकदम नए विद्यार्थी हो भी सकता है कि उनका ये बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हुआ है। तो आप वीडियो को 1 से अधिक बार देखें, और फिर भी किसी प्रकार की कोई गलती वगैरह रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और उस गलती के बारे में हमें 100% आप अवगत करवाएं। यदि हमारा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है, आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिट की एग्जाम, सीटेट फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड के एग्जाम के लेवल का है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, लाइक करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।